Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel Learn and Earn Physics. So, let's start a new topic electricity of the class 10th, chapter number 12 from the NCRTs. Okay, this will be a one class revision, and in the next class, we will revise the numericals of this same chapter. ठीक है, तो पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे आज, कल हम कंप्लीट करेंगे न्यूमेरिकल्स को. इजी चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ध्यान से समझना. देखिए, एक ना इलेक्ट्रॉन होता है फंडामेंटल पार्टिकल, जैसे कि एटम होता है ना. एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. तो ये इलेक्ट्रॉन के मोशन और उनके स्टेबल होने से दो टाइप के फिनोमिना देखने को मिलते हैं. अगर यही इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? रेस्ट पे है. कहाँ पे है? रेस्ट. रेस्ट मीन्स इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट्स कॉल्ड रेस्ट पोजीशन. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक. मीन्स इट ओनली शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब कि उसकी सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा? प्रेजेंस बताएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन है. दैट इज चार्ज एट रेस्ट. If electron started motion, means it starting is changing its position with respect to time. ठीक है, मतलब वो डायनेमिक हो गया, मोशन में आ गया, देन वी विल से कि उसमें कंडक्टर में करंट स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो हम पढ़ने लगे हैं वो किसके साथ डील करती है? करंट, दैट इज मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जब हम ट्वेल्थ में चले जाएंगे, आप ट्वेल्थ को पढ़ोगे, ट्वेल्थ क्लास में पढ़ोगे, तो यू विल डील विद बोथ द सिचुएशंस, static as well as the current. ठीक है, the branch of physics that deals with the charge and its effects is called electricity. Okay, next. Charge क्या है? It is a physical quantity of matter which causes its experience in a force when placed in other electrically charged matter. It means suppose करो कि मैंने यहाँ पे 10 कूलम रख दिया और इलेक्ट्रॉन के उसके प्रेजेंस में लेके आए हैं. ठीक है, उसके में लेके आए हैं, उसकी फील्ड में लेके आए हैं, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन या तो अट्रैक्ट होगा, क्या होगा? रिपल्शन. पहले आपको इससे पहले दो टाइप के चार्जेस पता होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ चार्ज आर ऑफ टू टाइप. चार्ज होते हैं टू टाइप के होते हैं. एक होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, एक होते हैं नेगेटिव. पॉजिटिव चार्जेस एन एफ नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, एक होते हैं प्रोटॉन्स. एटम में क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. प्रोटॉन्स क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव चार्ज. क्या होते हैं? पी फॉर प्रोटॉन्स, पी फॉर पॉजिटिव. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ नेगेटिव चार्ज. और न्यूट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है? जीरो. चार्ज कितना होता है? जीरो. So charges are of two type, positive and negative, protons and electrons. Clear? और so it is a physical quantity of matter which causes experience a force when placed in another electrically charged. इलेक्ट्रॉन को अगर आप किसी और चार्ज की प्रेजेंस में लेके होगे, चाहे तो वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, चाहे क्या होगा? रिपेल. अब अट्रैक्शन और रिपल्शन कब होती है ये भी आपको पता चाहिए, कि जब सेम चार्जेस होंगे. सेम चार्जेस मीन्स टू से इफ दे आर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, देन देयर इज रिपल्शन. अगर सेम टाइप के आपके पास चार्जेस हुए, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या होगी? रिपल्शन. अगर डिफरेंट हुए, पॉजिटिव या नेगेटिव, देन क्या होगी? अट्रैक्शन. ठीक है, so when we take this electron in the presence of other charges, either positive or negative, it will experience either attraction or repulsion. ठीक है, this is called charge. ऐसे यूनिट के होते हैं? कूलम होते हैं. चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 into 10⁻⁹ कूलम. कमिटिव मेमोरी. ओके, प्रोटॉन का होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नेगेटिव. यहाँ पे क्या होता है? पॉजिटिव. मैग्नीट्यूड सेम आएगा, 1.6 into 10⁻⁹ कूलम. नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है?
लिसन, क्वांटाइजेशन क्या होता है? इट मीन्स कि जो चार्ज ट्रांसफर होगा ना, टोटल चार्ज ट्रांसफर होगा, सपोज करो एक बॉडी से दूसरी बॉडी, इस पे सपोज करो ये 10 कूलम था, अगर इस बॉडी से दूसरी बॉडी पे एक चार्ज ट्रांसफर करना है तो क्वांटा के फॉर्म में, किसमें फॉर्म में? क्वांटा के फॉर्म में ट्रांसफर होगा। सपोज करो ये क्यू चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर कर गया, तो क्यू एक इंटेग्रल मल्टीपल, लेट इट सपोज इट हैव 100 कूलम, कितने? 100 कूलम, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही पड़े हैं ऐसे करके, तो यहाँ से कुछ चार्ज निकल के किसी और के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक दिस। सपोज करो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, कैपिटल क्यू, एक कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है, तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करो इसके ऊपर कितना था, 100 कूलम था, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज सपोज करो 1 है और इसमें से 50 निकल गए, तो टोटल चार्ज ऑन नेक्स्ट बॉडी इज Q is equal to 50 नंबर इंटू चार्ज ऑन वन बॉडी। ठीक है, दोबारा से समझिए। कि यहाँ पे सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1 चार्ज, 1 कूलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 100, तभी क्या टोटल चार्ज ऑन बॉडी कितना बन रहा है, इस बॉडी पे, ए बॉडी की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1 कूलम, तभी कितना बन रहा है, 100 कूलम बन रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, बॉडी को एक थोड़ा सा चार्ज ट्रांसफर किया बी बॉडी पे, सपोज करो इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो गए, 15, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना, 1 कूलम, देन टोटल चार्ज ऑन नेक्स्ट बॉडी, मतलब इस बॉडी पे पूरा कितना होगा, नंबर इंटू 1 कूलम, दैट इज 50 कूलम। So we can revise Q is equal to Ne. Total charge on body is equal to number of electrons or number of charge carriers into charge on each body. That is called quantization. ठीक है, that is called quantization. N should be integer. Okay, इतना समझ आया? Okay. So next one is, here is written quantization charge Q is equal to Ne, N के number of electron है, E के charge on electron, that is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs. ठीक है, next जी, it is a scalar quantity, चार्ज के एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज, एक होती है स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? स्केलर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। सपोज करो हम शॉपिंग करने जाते हैं, एक कपड़ा ले रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई 1 मीटर का कपड़ा काट के दे दो। ऐसे थोड़ा ना कहेंगे कि 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट काट के दे दो, ऐसा तो नहीं है ना। So, which does not have any specific directions, it only consists of magnitude, is called scalar quantity. Okay, but अगर हम डायरेक्शन स्पेसिफाई करें कि जैसे हमने किसी के घर पे जाना है कि 5 मीटर ईस्ट लो फिर नॉर्थ लो, ऐसे करके आप डायरेक्शन स्पेसिफाई करोगे, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। तो जो आपने चार्ज लिखा है इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज स्मॉलर यूनिट्स, ये कि हमारे स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज। अब देखो 1 माइक्रोकूलम किसे कहेंगे, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम, मिली मतलब 10⁻³ मेगा मतलब 10⁻⁶ and 1 nano means 10⁻⁹। these terms should be noted. नेक्स्ट वन इज करंट। करंट क्या होता है, अब मैं दो डेफिनेशंस बताऊंगी। फर्स्ट इज द चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, मीन्स द मोशन ऑफ चार्ज, the motion of electron or the motion of charge per unit time is called current. This one, ठीक है, the motion of electrons per unit time is called current, or you can say rate of flow of electric charge through a conductor is called current. अब रेट लिख दिया, रेट इज itself a per unit time। रेट अगर लिख रहे हो तो आपको ये नहीं लिखना है, दिस इज अ रॉन्ग डेफिनेशन, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, क्योंकि रेट टर्म खुद ही डिफाइन कर रही है कि मैं पर यूनिट टाइम हूं, आगे आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। सो अगर आप रेट मेंशन करें, डोंट मेंशन पर यूनिट टाइम हियर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कैलकुलेटेड, सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, डिनोशन क्या होगी, कैपिटल ए से। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो कहते हैं कि एक एम्पियर करंट कब फ्लो करेगा, जब चार्ज कितना होगा, 1 कूलम, कितने टाइम के लिए, 1 सेकेंड के लिए। तो हियर इज आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू, here is I is equal to Q by T. And we also know that Q is equal to NE. Okay, mark this formula. It is again a scalar quantity and I is equal to Q by T NE. तो यहाँ से आप क्या करना, NE की वैल्यू निकालिए, जब करंट क्या होगा 1 एम्पियर 1 सेकेंड एंड चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने आ रहे हैं 6.25 इंटू 10⁻11। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, 1 एम्पियर ऑफ अ करंट रिप्रेजेंट 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो 1 एम्पियर कब कहोगे, जब 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कितने चार्ज कैरियर्स को लेके 6.25 इंटू 10⁻11 चार्ज कैरियर्स मूविंग इन 1 सेकेंड। ये सारा चार्ज कितने टाइम में मूव करेगा, 1 सेकेंड में। देन यू कैन से इट इज अ 1 एम्पियर। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट वन, तो टू मेजर द करंट, अब देखिए वो इसके यूनिट क्या थे, एम्पियर्स। सो टू मेजर द एम्पियर, टू मेजर द करंट वी यूज एम, मतलब एम्पियर्स मीटर, एम्पीटर। ठीक है। इट इज कनेक्टेड इन ऑलवेज सीरीज। इसको हम अगर सर्किट में, आप सर्किट आगे आगे मैं बताऊंगी, उसको आपने क्या करना है, सीरीज में लगाना है, सर्किट क्या लगाना है, सीरीज में। ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स को लाइन करोगे, ठीक है, सीरीज में आपने लाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड जस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए यहाँ ये क्या है, बल्ब, ये किसकी डिनोशन होती है, बल्ब। दिस इज बैटरी, मीन्स टू से सेल। दिस इज की, स्विच जिसे कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डॉट नहीं लगी है, इसका मतलब क्या, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है कि दीज आर नॉट ज्वाइंट। ये इसका स्विच क्या है, ऑन। ठीक है, स्विच क्या है, सॉरी, मतलब कि ऑफ कंडीशन में, कंडीशन क्या है, ऑफ, लेकिन स्विच क्या ऑन है। इन दोनों के बीच में कोई डॉट नहीं है, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो। बट इन द केस ऑफ दिस, जब ये सेल है, दिस इज बैटरी और दिस इज स्विच, ठीक है, ये बल्ब है, तो ये सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो क्या करेगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर देगा। दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट, सर्किट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट वन इज, जो आपने इलेक्ट्रॉन का मोशन करवाना है, जब आपने क्या करवाना है, मोशन करवाना है, तब कौन काम आता है, हु इज डूइंग दैट वर्क। जो आप यहाँ पे सेल लगवा रहे हो ना, जो आपने एक्सटर्नल ये सेल लगाया है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये काम कैसे कर रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे समझते हैं कि जो आपने ये सेल बनाया है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। इट मीन्स दिस टर्मिनल इज एट हाई पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, दिस टर्मिनल इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज नेगेटिव, इज एट लो पोटेंशियल। जैसे कि होता है पानी के, जैसे मैंने एक दो बीकर्स ले लिए, मतलब पैसेज ले लिए, यहाँ पे दिस इज ए बीकर, दिस इज बी बीकर, यहाँ पे मैंने पानी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक पैसेज ले लिया, यहाँ पे दूसरा बीकर मैंने मर्ज कर लिया। अब मैंने क्या किया, ए वाले बीकर को ऊपर उठा दिया, और देखना कि कुछ पोटेंशियल पे, जब आपने कुछ हाइट पे उसको उठाया, तो वो पानी खुद मूव करने लग गया दूसरे वाले बीकर में, जहाँ एम्प्टी स्पेसेस थी। मीन्स टू से द वाटर विल फ्लो फ्रॉम, water will flow from high potential to low, low। ये हो रहा है ना कि वो पानी कहाँ से मूव कर रहा है, हाई पोटेंशियल से लो। सिमिलरली इन द केस ऑफ पोटेंशियल, दिस इज बैटरी और सेल। ठीक है, वो आपको बताऊंगी बैटरी एंड सेल का डिफरेंस। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोशन करवाता है, चार्ज का मोशन करवाता है टू हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
and this leads to the direction of current, this leads to the flow of current, this leads to the current. Okay, इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, ऑब्वियसली करंट होगा. तो व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज कितना काम करना पड़ रहा है एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल. अगर आप सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल की बात करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करोगे, then we can say potential is equal to work done per unit charge moving a charge from infinite to some point. इसमें क्या होता है कि पोटेंशियल के केस में क्या होता है कि आप चार्ज को मूव करवा रहे हो कहां से, इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आ रहे हो, दूर से लेके एक पॉइंट तक लेके आ रहे हो. बट पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, बड़ी में पोटेंशियल डिफरेंस, इट मींस you are moving a charge from one fixed position to the another. एक पर्टिकुलर नॉलेज है कि हाँ आप कहाँ से मूव करवा रहे हो, ए पोजीशन से बी पोजीशन. बट इन द केस ऑफ पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल, नो डिफरेंस इज देयर. तो क्या होता है, दैट पॉइंट वर्क डन इज ऑफ द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट. यहाँ पे क्या होता है, वन पॉइंट टू अनदर. दिस इज जस्ट अ डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट ऐसा यूनिट इज वोल्ट, बिकॉज पोटेंशियल है तो वोल्ट है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये फॉर्मूला आपका पड़ा हुआ है, इसको नोट करते जाए. वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन किस में, तो जूल्स में होता है, चार्ज किस में, तो कूलम में, देन इट बिकम अ जूल कूलम इनवर्स. अब वोल्ट मीटर देखिए, करंट को डिटेक्ट करने के लिए मीटर यूज करते हैं, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, वोल्ट मीटर. इट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, अ मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, नेक्स्ट, ये आपने समझ ही लिया. नेक्स्ट, कन्वेंशन सिंबल्स, कुछ एलिमेंट्स के नाम पढ़ लेते हैं. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल. बड़ी वाली टर्मिनल जो होता है पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. नेवर कनेक्ट दिस सेल को आपने जो अंदर से नेगेटिव और पॉजिटिव को आपस में नहीं मिक्स करना है, आपस में कनेक्ट नहीं करना है. ठीक है, आपने बाहर एक्सटर्नल कनेक्ट करना है. ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए बाहर. नेक्स्ट इज बैटरी. एक से ज्यादा दो सेल लग जाएंगे तो क्या बन जाएगी, बैटरी. अब यहाँ पे 3 लगाए, दैट इज बैटरी. नेक्स्ट इज प्लग की और स्विच. ये देखिए यहाँ पे डॉट नहीं है और यहाँ पे क्या है, कनेक्शन टूटा हुआ है, दैट इज ओपन. दिस इज ओपन सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट. अब इसमें के क्लोज्ड, दिस इज ओपन, दिस इज क्लोज्ड. क्लोज का मतलब यहाँ पे डॉट आ जाएगी और ये कनेक्शन के कंप्लीट है. नेक्स्ट इज वायर ज्वाइंट. जब आप जोड़ लगाते हो, दो वायर्स में एक जोड़ डालते हो, यहाँ पे एक जोड़ आया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट. नेक्स्ट इज वायर विदाउट क्रॉसिंग, मतलब क्रॉस नहीं कर, ज्वाइंट नहीं क्रॉस कर रही है, एक दूसरे के ऊपर आप उनको आपस में ज्वाइंट नहीं दियो, सिर्फ क्रॉस कर रही है, दैट इज वायर क्रॉसिंग. Next is electric bulb. This is the shape of electric bulb. Next is resistance or resistance. Zigzag like structure is called resistance. Okay. Variable का मतलब क्या है, जिसकी आप वैल्यू चेंज कर सकते हो. रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए, एरो मारिए या ऊपर से एरो रख दीजिए, दैट इज रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट. नेक्स्ट इज एमीटर. एमीटर क्या लगता है, सीरीज में लगता है, याद रखना सर्किट के. ठीक है, इट इज यूज टू डिटेक्ट द करंट. नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन parallel to the circuit. Its name is voltmeter. Next one. This is very important. Ohm's law. पहले चेक कर ले, रिकॉर्डिंग चल रही है. Next is Ohm's law. Okay. So Ohm's law क्या कहते हैं कि जो पोटेंशियल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के. मतलब क्या है कि जितना पोटेंशियल आप इंक्रीज करोगे उतना ही क्या होगा, उसी रेशो में कितना करंट भी चेंज करेगा, इंक्रीज होगा. इवन इफ वोल्टेज इज डिक्रीजिंग, देन इवन सेम द करंट विल डिक्रीज. तो ओम्स लॉ कहते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस at the two ends provided the physical conditions remain same. Physical conditions like temperature, pressure, ठीक है, ये क्या रहने चाहिए, सेम. तब की ये बात हो रही है कि जो आपका
करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट टू एंड्स, ठीक है। बट क्या होनी चाहिए, फिजिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब ये तो आपको पता लग गया कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, दैट इज r। यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम, r। r क्या होती है, रेजिस्टेंस। दिस r इज कॉल्ड कांस्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, v इज इक्वल टू ir। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रेजिस्टेंस। अब जो टर्म आपने ऐड करी है कि रेजिस्टेंस क्या है, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस एक्चुअली इज, हाँ जी, तो रेजिस्टेंस क्या होती है, जो करंट को फ्लो नहीं होने देती, उसको obstruct कर रही है, उसको रोक रही है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर by the virtue of which it opposes the flow of electric current through it is called resistance and it is denoted by capital R, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इसके यूनिट क्या होते हैं, ओहम, इसे क्या बोलते हैं, ओहम्स। और इसकी डिनोशन क्या होती है, दिस लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ओमेगा, ठीक है। इफ v is equal to IR then R is equal to V by R, it is a scalar quantity, again resistance is a scalar quantity, current is also a scalar quantity, charge is also a scalar quantity, simple। next one, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, vi का ग्राफ देखो, this v is equal to IR is just the same analogy of the equation y is equal to mx in the mathematics or also used in physics। y is equal to mx, जब हम y x का ग्राफ बनाते हैं, y x मीन्स टू से, अगर आप सपोज करो y is equal to 2x का ग्राफ ले लेती हूँ, सपोज करो आपने x कितना लिया 0, y भी कितना है 0, दिस इज अ पॉइंट। x कितना लिया 1, y कितना हो गया 2, ऐसे करके आपका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, जितना जितना वो वेरी करेगा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, बट इट शुड बी पासिंग फ्रॉम द रीजन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, जो y और x का कोऑर्डिनेट है, m का क्या रोल है, बताता है आपकी स्लोप, क्या बता रही है, स्लोप। स्लोप मतलब टेढ़ापन जो होता है ग्राफ का, दिस इज कॉल्ड स्लोप, कितना ऊंचाई है। सो सिमिलरली b इज इक्वल टू आई आर, अब हमने ग्राफ किसका ड्रॉ किया है, bi का ड्रॉ किया है, तो m कांस्टेंट है स्लोप, सिमिलरली r भी क्या आएगी, इसकी कांस्टेंट आएगी। सो इट इज जस्ट सेइंग कि vi ग्राफ में स्लोप क्या बता रही है, रेजिस्टेंस। स्लोप क्या बता रही है, स्लोप क्या बता रही है, रेजिस्टेंस, ओके, इतना याद रखना है आपने। स्लोप क्या बताएगी, रेजिस्टेंस, ओके। So the straight VI of the graph passing through a region and slope of the graph is the resistance of the conductor. Next one. Now the resistance depends upon what? Resistance किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस सपोज करो ये मैंने कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर जो भी वायर है सपोज करो, वायर इज शेप लाइक सिलेंड्रिकल, तो इसकी लेंथ कितनी है, एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया ए। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितनी बड़ी लेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट वन इज, जितना छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना बड़ा क्या होगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। जितना ज्यादा एरिया उतनी रेजिस्टेंस कम, मतलब दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकेंड वन, on combining the two factors, the resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area. Then we have to remove this proportionality, there is rho, this is called rho, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं इसे, रेजिस्टिविटी। here is this formula, r is equal to rho l by a, rho is resistivity। अब rho किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन अ मटेरियल, सिंपल, ठीक है। सो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया एंड मटेरियल। अब किस किस पे चीजें डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, length, first is length, second one is area, third one is material, fourth one is temperature, very important। अब टेम्परेचर के साथ क्या होता है, with the increase of temperature resistance of the conductor increases due to the increase in more collisions, ठीक है, between the electrons और decrease in the time relaxation। इसका मतलब क्या है, ये आपको चार फैक्टर्स पता होना चाहिए कि जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया,
इलेक्ट्रॉन की कोलिजन्स क्या होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, बहुत ज्यादा, जो कि टाइम रिलैक्सेशन, सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इनमें 6 सेकेंड का कोलिजन नहीं होता था, 6 सेकेंड के लिए उनका कोलिजन नहीं होता था। जैसे मैंने टाइम टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, ये सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड में कोलाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट वन इज 2 सेकेंड। इनका रिलैक्स करने का टाइम जो 6 सेकेंड था वो क्या हो गया, कम हो गया, 2 सेकेंड हो गया, ठीक है। So this is the term we are saying, with the increase of temperature, the resistance of the conductor increases due to the increase in more collisions or decrease in the time relaxation. Relax नहीं रहेगा, ठीक है। Next one, on the basis of the resistance, we can classify as conductors, semiconductor, and insulators. Conductors are those which have less resistance. Less resistance means they have capability to conduct the electricity easily. ठीक है, वो क्या करेंगे, कंडक्टर्स क्या करते हैं, करंट को इजीली पास होने देते हैं। नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर्स, दिस वन इज इंसुलेटर, दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, दे डोंट लेट द करंट टू फ्लो इजीली, ओके। तो इनके दोनों में, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में एक स्टेट आती है, दैट वन इज सेमीकंडक्टर्स। ये दीज आर द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन दी conductors and insulators, okay। next one, what is resistivity, जो आपने टर्म पढ़ी R is equal to rho L by A, तो resistivity क्या है, it refers to the resistance, तो R is equal to rho L by A, जब लेंथ क्या कर दोगे 1 मीटर, एरिया क्या कर दोगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी 1, ये भी 1, तो क्या आगे रेजिस्टेंस इज resistivity. So this is what saying, it refers to the resistance, resistivity क्या है, resistance ये है when length is 1 and area is 1 meter, simple। इसकी यूनिट्स देख ली, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, हमें रेजिस्टिविटी की चाहिए, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई होता है, एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ को डिवाइड कर दो, तो रेजिस्टेंस ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, कट गया, ये क्या आ गया, ओम मीटर। So the unit of the resistivity is ohm meter. Okay, very important. Next, it depends upon the nature of the material and the temperature as well. Next, आगे अब देखते हैं कि resistivity किसकी सबसे ज्यादा होती है। Obviously, resistivity is resistance. अब देखिए resistivity is resistance itself, तो अब देखते हैं मेटल्स के केस में resistivity बहुत कम होगी, that is 10 raised to -7 -8 है, तो इसका मतलब बहुत कम है। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम अलॉयज, इनके बीच में इंसुलेटर एंड मेटल्स के केस में 10⁻⁶ एग्जाम्पल लिख लीजिए, नाइक्रोम लिख लीजिए। इंसुलेटर्स में आ रही है बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी, क्योंकि वो करंट को पास नहीं, इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने देती, तो इन दैट केस दैट इज 10⁻17 टू लेके 10⁻19, जैसे कि एग्जांपल ग्लास, हार्ड रबर, ठीक है, जनरल नॉलेज, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस बट यू हैव टू नो कि which have low resistivity, which have high resistivity, just you have to know the examples, particular examples की metals की हाँ कम होती है, MCQs में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, वन इज सीरीज, वन इज पैरेलल। सीरीज का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के कनेक्शन में, दिस इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। सिमिलरली इन द केस ऑफ पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, स्टैक्स बने होते हैं एक दूसरे के ऊपर, R1 R2 R3, ठीक है। सीरीज में क्या आएगा, लाइन में लगे होंगे R1 R2 R3। In the case of parallel, there are just like stack-like structures R1 R2 R3। अब इसमें क्या याद रखना है कि सीरीज में क्या होता है, करंट क्या रहता है, सेम रहता है। याद रखना है कि सीरीज की केस में, सीरीज यहां से याद करवाती हूँ आपको, देखो एस फोर सीरीज में से सेम क्या रहता है, आई निकाल लीजिए, इसमें आई इज करंट, तो चेंज कौन करेगा, पोटेंशियल, वोल्टेज क्या होगी, डिफरेंट। बस याद रखना है, in the case of series as I is same, but in the case of parallel P है यहाँ पे, तो means potential same, क्या सेम है, potential, तो वेरिएबल कौन होएगा, करंट।
सीरीज के केस में करंट सेम है, पोटेंशियल के केस में और पैरेलल के केस में पोटेंशियल सेम है, करंट क्या होगा, चेंज होगा। मैक्सिमम और मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ प्रूफ करते हैं कैसे रिजल्ट निकलेंगे। फर्स्ट प्रूफ हम सीरीज का करते हैं। ये मैंने क्या किया, सीरीज में R1 R2 R3 लगा लिए। करंट यहाँ से अगर I निकल रहा था, हर रेजिस्टेंस से क्या होगा, करंट I ही जाएगा, हर रेजिस्टर से करंट कितना जाएगा, I, but the potential will divide. Suppose it have V volt, then here it dropping V1 V2 and V3. We don't know how much it's dropping, but हमें पता है कि V वोल्ट है तो यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, V1 V2 V3, ठीक है। बट करंट क्या सेम है, तो अगर मैंने V वोल्ट यहाँ पे सपोज करो 100 वोल्ट लगाया था, यहाँ पे कितना ड्रॉप हो गया, 80, यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, यहाँ पे भी कितना होगा, 10। तो दिस 100 वोल्ट शुड बी 80 प्लस 10 प्लस 10, इट शुड बी 100। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे V वोल्ट लगाया, यहाँ पे कितना V1 V2 V3 है, देन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। एंड ऑल्सो वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, तो हर टर्म में मैं क्या V को रिप्लेस करूंगी किससे, IR, रिस्पेक्टिव IR से। अब V वोल्ट की क्रॉस करंट तो ऑब्वियसली सेम जा रहे हैं, बट R रेजिस्टेंस जो आएगी इसकी नेट आएगी सीरीज, इज इक्वल टू I R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस I R2 प्लस I R3, क्योंकि I के सब में सेम है। टेक आउट I कॉमन, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, देन R रेजिस्टेंस, ये I कट गया, R रेजिस्टेंस कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। This is a direct addition, it causes the maximum resistance, maximum effective resistance। अगर आप क्वेश्चन आया है क्या आएगा, आपको कुछ रेजिस्टेंस दे देंगे, कहेंगे कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितनी हो सकती है इन रेजिस्टेंस से, सो डायरेक्ट एडिशन कर देना R1 प्लस R2 प्लस R3, मीन्स टू से दे शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट वन इज इन द केस ऑफ पैरेलल। अब पैरेलल में क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल लगाया, ठीक है, सपोज करो 100 वोल्ट ही लगाया, तो हर रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा, क्या होगा, सेम, बट द करंट विल डिवाइड हियर, इफ इट इज I करंट फ्लोइंग, देन ये इस पॉइंट पे आके क्या करेंगे, तीनों वायर्स में वखरा वखरा करंट चला जाएगा। सपोज R1 रेजिस्टेंस से I1 गया, R2 से I2 गया, R3 से I3 चला गया, आफ्टर द पॉइंट यहाँ पे कंबाइन होके क्या बन जाएगा, I ही बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा दोबारा, I1 I2 I3, तो यहाँ पे आगे क्या होना है, करंट टोटल होना चाहिए। देन वोल्टेज सेम, देन जो डिवाइड हो रहा है उसको ऐड करो, I is equal to I1 plus I2 plus I3. Also we know that V is equal to IR. Now substitute the value of I, V upon R, V upon R parallel, V upon R1, V upon R2, V upon R3, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ऑपोजिट, तो V यहाँ से सबसे कॉमन लीजिए, तो 1 by R पैरेलल किसकी इक्वल आ रहा है, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3 आ जाएगा। अब देखना कि इनवर्स रेशियो में, तो इट विल कोज मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब अगर सपोज करो 2 ओम है, तो अगर 1/2 करोगे तो ऑब्वियसली 0.5 हो जाएगा ना, वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही कहना चाहती हूँ कि जो रेजिस्टेंस है, अगर आपको क्वेश्चन आता है मैक्सिमम का, तो सीरीज में, अगर मिनिमम करना है तो पैरेलल है। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि सपोज करो कोई कंडक्टर है, आप फैन ही ले लो, अब जब फैन चलाते हो तो थोड़े टाइम बाद फैन गर्म हो जाता है या बल्ब भी गर्म हो जाता है, बल्ब आप जब जगाते हो तो आप उसको डायरेक्ट टच नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब वो करंट पास कर रहा है किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, तो वो बॉडी हीट करने लग जाती है, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। व्हेन अ करंट फ्लोज द इलेक्ट्रॉन मूव, ठीक है, जब करंट क्या होता है, फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग, देन दे मूव क्लाइड, वो क्या करते हैं, एक दूसरे में क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। जब कोलिजन होती है ऑब्वियसली क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, हीट इज प्रोड्यूस, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जाम, what is Joule's law of heating? When a current flows, the electron move, and when they move, collide with each other. When they collide, heat is produced. Simple, ठीक है। So now we have to derive the formula for the heating effect, ठीक है। अब हम derive करते हैं कि heating effect का formula क्या है। We know that power is equal to work done by time, इतना तो आपको पता है कि power is equal to
वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन यहाँ से निकालने, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज वी क्यू। इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो वी क्यू अपॉन टी, क्यू बाई टी कितना होता है आई, वी आई, देन पावर इज इक्वल टू वी आई, हमारे पास टर्म बन गई है। और इसके और फॉर्म्स लिख सकते हैं जो पूछे जाते हैं, v इज इक्वल टू, अब i किसके इक्वल होता है, v अपॉन आर, दैट इज v स्क्वायर बाय आर, एक और टर्म बनेगी। और यू कैन रिप्लेस करंट v, वोल्टेज को रिप्लेस करिए, आई आर पुट कीजिए और आई आ गया, ये क्या आ गया, आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, ये पावर आ गई हमारे पास। हीटिंग, हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। अब पावर मेरे को पता लग गया वी आई होता है, टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी आई टी इज द हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, बस क्या करना है, पावर को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। अब इसके भी तीन फॉर्मूले बन जाएंगे, एक तो ये बन गया वी आई टी, और सिमिलरली अगर आप v को रिप्लेस करते हो आई आर से, दैट इज आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, दिस इज सेकंड फॉर्मूला। अगर आप v को रिप्लेस करते हो, सॉरी हाँ, i को रिप्लेस करते हो v बाय r से, तो बन गया v स्क्वायर बाय आर टी। these three formulas are important, clear? next one, ऐसा यूनिट हीटिंग का क्या होगा, जूल्स। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। जैसे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा कि कहाँ कहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, आप यूज करते हैं एक्चुअल में। ठीक है, फर्स्ट वन इज आयरन। आयरन, आयरन में क्या होता है, नाइक्रोम वायर्स यूज करी जाती हैं, क्यों की जाती है, टू क्रिएट अ मोर हीटिंग इफेक्ट, बिकॉज आयरन नीड्स टू बी हीटेड। सभी कपड़े आयरन होते हैं, तो उसमें कौन सी वायर यूज की जाती है, नाइक्रोम वायर, विच है मोर रेजिस्टेंस। मोर रेजिस्टेंस मीन्स दे क्रिएट अ मोर ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ज्यादा रुकावट होगी करंट में, मोर कोलिजन होगी, तो मोर विल बी द हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हीटर, सेम केस, उसमें भी नाइक्रोम वायर यूज की जाती है। थर्ड वन इज बल्ब। बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, दैट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन की क्यों बनाई जाती है, टंगस्टन की बनाई जाती है, एक तो मेल्ट, हाई हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, हाई रेजिस्टेंस। लेकिन सेकेंड पोजीशन, सेकेंड पॉइंट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट अप टू 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट से क्या होता है कि वो पिघलेगी नहीं, और वो क्या करेगी, ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। फोर्थ वन इज फ्यूज। फ्यूज क्या किया जाता है, फ्यूज यूज किया जाता है सीरीज में, सर्किट के कारण यूज किया जाता है सीरीज में। अब ये पता क्या होता है कि इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, जैसे कि किसकी बनी हुई, कॉपर, निकल, ठीक है, एलॉय की बनी हुई है। तो इसको सीरीज में यूज किया जाता है कि अगर पीछे से सपोज करो करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता है, पीछे सर्किट से बहुत ज्यादा करंट आता है, तो क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इजिली मेल्ट कर जाए उस पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर करंट पे, कि बाकी के जो डिवाइसेस सीरीज में लगे हुए हैं, आगे घर पे जो डिवाइसेस लगे हैं वो खराब ना हो, वो करंट उनके पास ना पहुंचे। दैट्स व्हाई फ्यूज इज यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस इन द सर्किट। अगर ये फ्यूज ना होगा, ठीक है, करंट ज्यादा आ गया, तो हमारे अप्लायंसेस जो घर पे लगे वो डायरेक्टली खराब होने के चांसेस होते हैं। फ्यूज क्या करता है, खुद को, अपने आप को कुर्बान कर देता है कि हाँ मैं मेल्ट हो गया, और सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, तो करंट उनके पास नहीं पहुंच पाता। क्लियर? नेक्स्ट वन, ऐसे यूनिट पावर के क्या होते हैं, वॉट होते हैं। अब वॉट की डेफिनेशन, पावर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है भाई। पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। जहां तो आप लिखो कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड। अब रेट में ऑब्वियसली क्या आ गया, पर यूनिट टाइम आ गया, सो नो नीड टू ऐड। रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वन हॉर्स पावर। वन हॉर्स पावर इज अनदर यूनिट ऑफ पावर। ये किसके इक्वल होता है, 746 वॉट्स। ठीक है, ये पता होना चाहिए, एमसीक्यू में चांसेस पूछने के। 1 horsepower is equal to 746 watts. Next one is commercial unit of electrical energy. Very important. It may be a last topic of our chapter. इसको अच्छे से समझते हैं, कमर्शियल यूनिट क्या होता है। अगर आपने घर पे कभी देखा हो कि आपको बिल आता है, बिजली वाले बिल आते हैं, तो वो कहते हैं कि 1 यूनिट बल गया, 2 यूनिट बल गया, है ना, कंजप्शन होंगी। आपने सुना होगा मदर फादर से यूजली। तो
वो कहते हैं कि 1 यूनिट 2 यूनिट, इस बार 50 यूनिट्स का बिल आया है। तो व्हाट इट मीन्स, कमर्शियल यूनिट किसके साथ डील करती है? यूनिट्स। इट मीन्स 1 यूनिट किसके इक्वल होता है? 1 किलोवाट आवर। दिस इज द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर, इज द यूनिट ऑफ, देखो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है ना, तो वर्क डन किसके इक्वल आ गया? पावर इनटू टाइम। अब ये किलोवाट किसकी यूनिट है? पावर। टाइम यहाँ पे क्या? आर, तो मतलब कि वर्क डन, यहाँ क्या आ गया? एनर्जी। तो जो भी आपने 1 यूनिट लिखे है 1 किलोवाट, इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हो? एनर्जी की क्या कर रहे हो? कंजप्शन। हम ऑब्वियसली जो अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, हम कौन सी एनर्जी कंजप्शन कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी यूज कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे अ सम रुपीज फॉर इट। ठीक है, तो वो किसकी बेसिस पे होता है कि कितनी कंजप्शन आपने, कितने यूनिट्स, कितने किलोवाट आवर आपने कंज्यूम किए, उसके बेस पे आपको क्या आता है? बिल आता है। ठीक है, क्या आता है? बिल आता है। तो इसको अब दोबारा से एक क्वेश्चन एक से समझते हैं, जैसे कि कमर्शियल यूनिट जो होती है 1 यूनिट, वो किसकी इक्वल होती है? 1 किलोवाट आवर। दिस इज अ किलोवाट इज पावर, आवर इज द टाइम। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज सेइंग। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। एंड ऑल्सो 1 किलोवाट आवर को अगर मैं वॉट एंड सेकंड में कन्वर्ट करूं तो कैसे रिप्लेस करोगे? 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स? 1000। नेक्स्ट, 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड? 3600। तो कितना हो गया? 336 into 10⁵ watt second, and this is joules. Watt second is joules. और वी कैन राइट, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये 36 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया? 3.6, और 10⁵ प्लस कितना हो गया? 10, 6 जूल्स। ये लिखे हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। क्लियर इतनी बात? ओके, तो इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल कर लें, फिर हम ये क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, लेट मेक अ बिल टुडे, यूजुअली आस्क्ड इन द एग्जाम। एनसीईआरटी क्वेश्चन ही डालती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख रखा है एक बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन, ये दिस इज अ क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन। कि एक रेफ्रिजरेटर है, कोई एक रेफ्रिजरेटर है, उसकी रेटिंग की हुई है, रेटेड कितना है? 400 वॉट, जिसको हम ऑपरेट करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं कितना? 8 आवर पर डे। क्लियर? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी? पैसे निकालने भी कॉस्ट टू ऑपरेट फॉर 30 डेज के लिए एट ₹3 पर किलोवाट आवर। क्वेश्चन अब ध्यान से समझना। कोई रेफ्रिजरेटर है जिसकी वोटिंग कितनी कितनी वॉट है, रेटेड की है 400 वॉट। सिंपल, एक दिन में कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। हमें कितने दिन का बिल बनाना है? 30 दिन का। अब देखते हैं, पहले हम एनर्जी कंजप्शन निकालते हैं भी, कितनी एनर्जी कंजप्शन होती है। एनर्जी कंजप्शन मैंने आपको बता रखे हैं, यूनिट बनाने किसमें? किलोवाट आवर। ठीक है, अब ये कितनी पावर दी हुई? 400 वॉट। तो ऑब्वियसली यू हैव टू कन्वर्ट इनटू किलोवाट। तो 400 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट इनटू एक दिन में कितने घंटे चल रहे हैं? 8 घंटे। हमें कितने दिन के लिए निकालना है? 30 दिन के लिए। इतना काम हो गया हमारा इजी। इसको काटिए, 2 जीरोस यहाँ पे गई और 1 जीरो यहाँ पे गई, कितना हो गया? 96। कितना आ गया? 96 लिखे यहाँ पे। तो एनर्जी कंजप्शन महीने की मेरे पास आ गई है 96 किलोवाट आवर। डन इतनी बात? ठीक है, इतनी बात आपको इतना पता लगे कि देखो, एक दिन में बिजली की खपत निकालोगे तो 400 किलो 4000 इंटू 8, लेकिन आपको 30 दिन के लिए निकालनी थी, दैट इज मल्टीप्लाइंग बाय 30। ये आपके पास यूनिट्स आ गए भी, इतनी यूनिट्स की अपनी कंजप्शन की। लेकिन आपको बिल बनाना है, अब क्या करना है? बिल बनाना है। ठीक है, बिल बनाना है।
1 किलोवाट आवर की आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है? ₹3। ठीक है, 1 किलोवाट आवर की आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है? 3। आपकी कितनी आई? 96 किलोवाट आवर कंजप्शन हुई है। देन 3 इंटू 96 कितना हो गया? बोलिए कितना हो गया? ₹288 इज अवर आंसर। बन रहा है? चेक कर लेना। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। सो होपफुली you like my video। ठीक है, दिस इज अ सिंगल वीडियो इलेक्ट्रिसिटी, थ्योरी रिवाइज होगी पूरी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आई विल ब्रिंग न्यूमेरिकल्स ऑन टुमारो। ठीक है, सो गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन। एंड जाते जाते लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए वीडियो। क्लियर? और ऐसी वीडियोस जानने के लिए टेक केयर, बाय।